ऑर्डर ऑर्डर न्यूज़ लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं झारखंड से स्वतंत्र पत्रकार आनंद दत्त और मेरे साथी रिपोर्टर अश्विन कुमार सिंह। आप दोनों का पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बसंत। धन्यवाद बसंत। आनंद दत्त बीबीसी, क्विंट, द प्रिंट समेत अलग अलग संस्थानों के लिए झारखंड से रिपोर्ट करते हैं और हाल ही में इनकी 2 रिपोर्ट, एक क्विंट और एक बीबीसी पर प्रकाशित हुई है, जिस पर हम पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे। वहीं अश्विन ने दिल्ली सरकार के कैग रिपोर्ट पे एक रिपोर्ट की है, उस पर हम बात करेंगे। हम पॉडकास्ट शुरू करें उसके पहले हम आपको न्यूज़ लॉन्ड्री के बारे में बताना चाहते हैं। आप सब जानते भी हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। अगर हम किसी से विज्ञापन लेंगे तो हमें उनके हित में बात करनी होगी। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को अपना सहयोग बनाए रखें और मीडिया को आज़ाद रखने में भूमिका निभाएं। बातचीत की शुरुआत आनंद जी आपसे करते हैं। एक बात, क्योंकि मैं आनंद जी को अच्छे से जानता हूं पहले से, तो आनंद जी के बारे में अश्विन एक बात कही जाती है कि ये जो भी रिपोर्ट करते हैं, जी अगर 10 रिपोर्ट महीने में इनकी पब्लिश होती है तो 8 में, 7 में, 6 में इम्पैक्ट पड़ता है और जिस भी सब्जेक्ट पे रिपोर्ट होता है उस पे कार्रवाई होती है, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन करें या दूसरे जो भी अधिकारी हैं। तो हम आपसे पॉडकास्ट में ये भी राज जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे, क्योंकि इस दौर में, जिस दौर में हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, इम्पैक्ट पढ़ने के बजाय खबर को ही खारिज करने की एक प्रथा चल चुकी है। आप रिपोर्ट करेंगे, फट कह दिया जाएगा ये तो प्लांटेड खबर, ये फलाना, जिस तरीके से आईटी सेल काम करता है। तो इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आपने बीबीसी के लिए एक रिपोर्ट की है। रिपोर्ट ये थी कि झारखंड के एक गांव में ये खबर छपी कि उस गांव में 75% मुस्लिम आबादी है और उन्होंने प्रार्थना का स्टाइल और प्रार्थना ही बदलवा दिया। अब देखिए मेरे सामने TV9 भारतवर्ष का वेबसाइट है। इसका हेडलाइन है, हमारी आबादी 75% तो नियम भी हमारे हिसाब से बनेंगे, अनकोट। मुस्लिम समाज ने स्कूल में बदलाव दी, सालों से चली आ रही प्रार्थना। इसके बाद आप देखिए कि इंडिया टीवी है, झारखंड न्यूज, मुस्लिमों ने कहा कॉलन हमारी आबादी अब 75%, हम तय करेंगे स्कूल के नियम, मचा बवाल। ऐसे ही दैनिक जागरण ने भी किया है, ऐसे ही NBT ने भी लिखा है। सबका हेडलाइन लगभग एक जैसा ही है। आनंद, आप बताएं कि ये जो हेडलाइन है कि हमारी आबादी 75% है और नियम हमारे मुताबिक होंगे, इसमें, इस हेडलाइन में कितनी सच्चाई है, संक्षेप में बताएं अभी। सबसे पहले तो जो 75% वाली बात है वही खारिज हो जाती है, क्योंकि गांव के जो मुखिया हैं उनका कहना था कि हमारे गांव में लगभग 55% मुस्लिम है और 45% हिंदू हैं। इस बात को और पुख्ता करती स्कूल में बच्चों के आंकड़े कि 606 बच्चे हैं उस स्कूल में, जिसमें 333 मुस्लिम बच्चे हैं और बाकी सभी हिंदू धर्म के बच्चे हैं। ये बात एक मतलब पुख्ता इस तरीके से भी हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात कि मुस्लिमों ने आकर कहा कि आप प्रार्थना की जो पद्धति है वो सभी बच्चों के लिए हाथ जोड़कर करने के बदले आप हाथ बांध कर करवाइए। तो उस स्कूल में जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं वो पिछले 12 सालों से हाथ बांधकर ही करते आ रहे थे और हिंदू बच्चे हाथ जोड़कर ही प्रार्थना करते आ रहे थे। दूसरी बात। तीसरी बात कि जो प्रिंसिपल अभी भी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग आकर ये मतलब कुछ मुस्लिम गांव के आकर उनसे ये कहा कि आप ऐसा सभी बच्चों से करवाइए। लेकिन वही प्रिंसिपल का बयान कुछ मीडिया हाउसेज में कुछ और है। मेरे सामने उन्होंने कहा कि उन्होंने, कुछ लोगों ने आकर कहा, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं थी, एक आध लोगों ने ही आकर कहा, कोई गांव पूरा आकर किसी ने नहीं कहा। अगर उनकी बात को थोड़ा और एक्सपेंड करें तो गांव के जितने हिंदुओं से मेरी बातचीत थी उसमें किसी एक ने भी नहीं कहा कि यहाँ के मुसलमानों ने आकर स्कूल के ऊपर दबाव बनाया है। उसमें से 2-3 हिंदू तो उस स्कूल के आसपास ही उनका घर था, मतलब 10-15 मीटर के रेडियस में उनका घर था। उन लोगों ने भी ये बात कही। जी वसंत। तो ये खबर निकली कैसे, मतलब अगर नहीं कहा गया तो मुझे याद है शायद दैनिक जागरण ने पहले पब्लिश किया था या किसी स्थानीय अखबार ने, जो काफ़ी वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, कई लोगों ने उसको साझा किया। तो खबर आखिर निकली कैसे, और तमाम जो ये वेबसाइट है सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले, उन तक पहुंच गए, उन्होंने बिना वेरीफाई किए पब्लिश कर दिया, तो खबर कैसे निकली, इसका अंदाज़ा तो आपको लगा होगा। खबर ये बात सही है कि सबसे पहले दैनिक जागरण में ही छपी थी और जिस दिन मैं रिपोर्ट करने की, खबर छपने का कारण एकमात्र ये है कि वो किसी रिपोर्टर की व्यक्तिगत मान्यता, जैसे मैं अगर मान लूं कि मैं मुस्लिम हूं और किसी भी मुस्लिम मतलब किसी भी स्कूल में, भले ही वो मुस्लिम बहुल आबादी है, आबादी वाले इलाके में है,
कि सभी बच्चे हाथ बांधकर ही प्रार्थना करेंगे, और एज ए रिपोर्टर मैं जाऊं और वहां देखूं कि 20% या 30% बच्चे हाथ जोड़कर कर रहे हैं, तो ये मुझे अटपटा लगेगा और मैं आकर उसको रिपोर्ट कर दूंगा। करेक्ट, सेम चीज वहां हुआ है कि जिस दिन मैं गया था उस दिन दैनिक जागरण के वो रिपोर्टर भी वहां मौजूद थे, थोड़ी देर बाद वो पहुंचे थे मेरे पहुंचने के बाद। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर 70% ही आपकी बात मान लेते हैं कि 75% बच्चे अगर हाथ बांधकर ही प्रार्थना कर रहे हैं जो कि मुस्लिम है, तो इसमें गलत क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हाथ जोड़ के करने की परंपरा है। मैंने कहा परंपरा ये कौन डिसाइड किया? मुस्लिम बच्चों को मतलब या किसी को भी धार्मिक मामले में इनफैक्ट स्कूल में भी आजादी है। बॉम्बे हाई कोर्ट का इसको लेकर डिसीजन है कि प्रार्थना आपको करनी होगी, लेकिन प्रार्थना करने का तरीका आपके धर्म के मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल। ये आप कैसे डिसाइड कर लिए कि गलत है या सही है? तो उन रिपोर्टर का कहना है कि हम उतना नहीं जानते हैं, हाथ बांध कर हाथ जोड़कर नहीं हो रहा है तो गलत है। तो जाहिर सी बात है, ये उनकी अपनी मान्यता थी जिसके मुताबिक उनको वो चीजें गलत लगी और उन्होंने आकर रिपोर्ट कर दिया। सिंपल सी बातचीत है। तो आप जब वहाँ गए तो आपने जब ये सब रिपोर्ट किया बीबीसी के लिए, काफ़ी लोगों ने उसको पढ़ा भी, लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि जो जिस तरीके से वो एक तरीके के फेक न्यूज़ जिस जिस रफ्तार से पढ़ी, सब ने उसको फॉलो किया। जब आपकी रिपोर्ट आई तो उसको मुझे नहीं लगता किसी ने अपडेट किया हो या फॉलो किया हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्टिंग पे काम कर रहे हैं, उनको लोगों को समर्थन देना चाहिए ताकि सच, क्योंकि वो सच और समझ के साथ जो सच है वो बाहर आ सके, क्योंकि वो रिपोर्टर गए, उन्होंने देखा परंपरा है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना होगी, तो उन्होंने छाप दिया। और कुछ वहाँ जो आपने देखा हो थोड़ा बताएं। गांव के लोगों का रिएक्शन क्या है कि गांव में पूरी तरीके से शांति है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि बाहर उनके गांव के बारे में क्या बातें चल रही है। हम्म। कोई घटना के 5वें दिन के बाद में, जब मैं चौथे दिन में गया था घटना के, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। हम्म। इनफैक्ट स्कूल के बच्चों से जब मैं सवाल कर रहा था, तो सवाल करने के बाद मुझे वो जवाब नहीं मिल रहे थे। तो हम्म। मुझे समझ में आया कि इन बच्चों को पूरी बात पता नहीं है, तो मुझे ब्रीफ करना पड़ा कि आपके स्कूल के बारे में क्या छपा है। तब जाके उन बच्चों ने कहा कि नहीं, मतलब ऐसा, उसमें हिंदू बच्चे भी थे, मुस्लिम बच्चे भी थे, कि ऐसा तो कोई पेरेंट्स आकर हमारे सामने नहीं कहे हैं, या हमें प्रिंसिपल ने मतलब पिछले कुछ सालों में दबाव बनाया है। प्रिंसिपल का कहना था कि हमने बहुत पहले बच्चों से कहा था कि सब लोग एक जैसे प्रार्थना करो, लेकिन बच्चों ने नहीं माना, तो फिर हमने भी छोड़ दिया। तो गांव में तो ये पता भी नहीं। दूसरी बात कि गांव में जिस जगह पर मंदिर है उसके ठीक 100 से 150 मीटर की दूरी पर मस्जिद भी है, और संयोग से दोनों को लाउड स्पीकर जो है मंदिर का, वो एक दूसरे की तरफ ही, मतलब एक दूसरे की तरफ ही घुमा हुआ है। तो गांव में इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं है सांप्रदायिकता को लेकर। इनफैक्ट गांव के जो मुखिया हैं वो मुसलमान हैं, और वो 14 साल उस विद्यालय के प्रबंधन समिति अध्यक्ष भी थे। उनका साफ कहना था मेरे साथ कि भाई अभी बच्चों हमारे स्कूल में प्रार्थना हो रहा है, तू ही राम है, तू ही रहीम है, तू ही कृष्ण खुदा। तो अब अगर मुस्लिम बच्चे कृष्ण का नाम भी ले रहे हैं, इससे हमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए? क्योंकि बिल्कुल। जब हम अपने बच्चे को स्कूल के कैंपस में भेज देते हैं, उसके बाद मेरी जिम्मेवारी नहीं है, उसके बाद मेरा नियम नहीं चलेगा। तो स्कूल का जो नियम है उसके अंदर चलेगा। अगर किसी पेरेंट्स को अगर आपत्ति है बच्चे को, तो अपने बच्चे को स्कूल से बाहर ले जाए, कहीं और दाखिल दिलवाए। जी जी। सरकार का जो नियम है वो करना ही पड़ेगा। तो गांव में इसको लेकर कोई तनाव नहीं है, और किसी के बीच में कोई मतलब मतभेद भी नहीं। हम्म। मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग स्कूल में थे, पहली से 10वीं क्लास तक, तो यही प्रार्थना हुआ करता था। उसका थोड़ा भोजपुरी वर्जन था, तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही खुदा। खैर, अब अश्विन से हम बात करते हैं। इन्होंने एक स्टोरी की है जो दिल्ली सरकार मज़दूरों को लेकर जो सेंस इकट्ठा करती है, पिछले 2002 से लेकर इन्होंने अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है। अश्विन, मैं स्टोरी पे बात करने से पहले एक आपसे चीज़ जानना चाहूँगा कि सीएजी रिपोर्ट के बाद आम आदमी पार्टी काफ़ी मतलब चौड़े में घूम रही थी, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ट्वीट किया, खबरें भी छपी। लेकिन आपने जो रिपोर्ट किया उसमें ये दिख रहा है कि, और एक चीज़ मुझे और याद आ गया आपकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद, कि अक्षरधाम के पास एक फुट ओवर ब्रिज बना था कुछ सालों पहले समरपुर गांव में। तो वहाँ जिन मज़दूरों ने उसको बनाया था, तो मनीष सिसोदिया उद्घाटन करने गए थे क्योंकि वो पड़पड़गंज इलाके में आता है, उन्होंने उनका नाम लिखवाया था कि इन्होंने बनाया है। तो लगा था काफ़ी मज़दूरों को सम्मान मिल रहा है, लेकिन उनके लिए जो पैसे इकट्ठा हुए उसमें लगभग काफ़ी कम खर्च हुआ उनके वेलफेयर पे। तो ऐसा क्यों हुआ, और आप थोड़े आंकड़े के साथ बताएं कि क्या स्थिति है दिल्ली में दिल्ली सरकार की। जी, बसंत, कैग की जो रिपोर्ट आई वो उसके बाद आम आदमी पार्टी और केजरीवाल और मनीष सिसोदिया काफ़ी खुश इसलिए नज़र आए क्योंकि ये 15 के बाद लगातार करीब 7वां-8वां साल था जब उनकी सरकार में बजट सरप्लस में रहा। तो इसकी वजह से पार्टी को लगा
उनको पर एक प्रमोशन का तरीका है कि बता सकते हैं कि हम अच्छे से मैनेजमेंट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने बताया कि 7,000 करोड़ का हमारे पास सरप्लस बजट है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि सरप्लस बजट तो है 7,000 करोड़, लेकिन पिछले 4 सालों में करीब 2200 करोड़ रुपए इनके ऊपर कर्ज भी हो गया है। कर्ज बढ़ा है, कर्ज बढ़ा है, मतलब केंद्र सरकार का। जी नहीं, केंद्र सरकार के नहीं, जो ओवरऑल कर्ज होता है, जो खर्च के अलावा जो कर्ज होता है, जो बाहर से कर्ज लिया जाता है, वो पहले 32 था, अब 34 हो गया, करीब 2200 करोड़ रुपए इन पे बढ़ा है। तो वो नहीं बताया गया क्योंकि मैनेजमेंट करना होता है। दूसरी बात जो आपने कहा कि श्रमिक वाला, तो ये 2002 में श्रमिकों के वेलफेयर के लिए सेस लगाने की बात कही गई। तो सरकार ने कहा बोला कि 1% आपको सेस लेना है जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है राज्य में। तो सरकार ने 1% लेना शुरू किया। तो 2022 से 2019 तक की ये रिपोर्ट है कैग की, बताती है कि 2002 से 2002 से 2019 की है। करीब शीला दीक्षित सरकार का 13 साल और बाकी केजरीवाल सरकार का। तो बताया गया कि इसमें करीब 3200 करोड़ रुपए आए, जिसमें से केवल 182 करोड़ खर्च किया गया। मात्र 5 मतलब टोटल बजट का सिर्फ 5% उनके वेलफेयर के लिए खर्च हुआ। आप देखिए, जबकि इसके उलट आप देखिए जो दूसरी योजनाएं हैं जिसमें सच में पैसा खर्च होना चाहिए, ये वेलफेयर में ज़रूर खर्च होना चाहिए, क्योंकि यही श्रमिक है जो सड़क बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, आपका ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ में सबसे प्राइमरी वर्कर्स यही होते हैं। अगर आप इनके वेलफेयर के लिए अगर खर्च नहीं करेंगे तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जो रहने का तरीका है, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, ये सब कैसे हो पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि सरकार को इनके मतलब जो मज़दूर हैं, जो इनकी बात ये लोग करते हैं हमेशा अपने वादों में कि हम मज़दूरों की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी की सरकार है। तो इस रिपोर्ट बताती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो नहीं, क्योंकि उनकी वेलफेयर पे खर्च ही नहीं किया गया आम आदमी पार्टी के लिए। हाँ, मतलब अभी बस की योजना है कि उनको फ्री में बस ट्रैवल की सुविधा दी जाएगी। एक वरिष्ठ पत्रकार मतलब जो दिलीप मंडल है, उन्होंने बीते दिन एक ट्वीट किया था दिल्ली सरकार को लेकर कि दिल्ली सरकार ने 2019 में एक योजना शुरू करी थी, SC/ST के छात्रों को विदेश पढ़ने भेजने का स्कीम था। इसका विज्ञापन उन्होंने ट्वीट करके बताया कि विज्ञापन दिल्ली में जगह जगह छपा गया और इस योजना के तहत 100 छात्रों को हर साल स्कॉलरशिप देना था, वो विदेश में जाके पढ़ सकें। और हैरानी की बात है कि बीते 3 सालों में सिर्फ 3 छात्रों को स्कॉलरशिप मिली है। और इस पे विज्ञापन में मुझे भी याद है काफ़ी विज्ञापन छपा था कि स्कॉलरशिप देंगे बाहर पढ़ने जाने का, बसों पे देखा, बाकी जगह बोर्ड्स देखे। हाँ, तो अश्विन एक चीज़ मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा। अभी देखिए कि मैं अभी आ रहा था रास्ते में, आनंद दत्त जी ने भी एक रिपोर्ट की है झारखंड सरकार के विज्ञापन पे पिछले दिनों। अभी मैं आ रहा था गाड़ी से, तो उसमें एक FM पे ऐड चला कि दिल्ली में चांदनी चौक की पराठे मिलेंगे यहाँ, मतलब इस तरीके से पूरा फरवरी 2023 में एक कार्यक्रम होने जा रहा है, फेस्टिवल, शॉपिंग फेस्टिवल। पूरा दिल्ली में विज्ञापन चिपका दिया गया है, रेडियो पे विज्ञापन आ रहा है और इवेंट है अगले साल जी। ठीक है, तो उस पे तो विज्ञापन पे तो हम हर बार बात करते हैं। अश्विन, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने बात की होगी अलग अलग लोगों से इस संबंध में, मज़दूरों की हालत क्या है दिल्ली में, क्योंकि मैंने काफ़ी लेबर चौक पे स्टोरी की है और लेबर चौक पे स्टोरी और लेबर कोर्ट में जाके मज़दूरों का हाल बेहाल है दिल्ली में। और कोविड के बाद तो और भी बदहाली हो गई कि काम नहीं मिल रहा, बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो जब इतना पैसा है सरकार के पास तो क्यों नहीं खर्च हो रहा? जी, जैसा आपने कहा विज्ञापन, जबकि वोट बैंक एक तरीके से अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी देखें तो आम आदमी का वोट बैंक है ये लोग मतलब हैं, वोट बैंक ऑटो है। रिक्शा हो गए, मजदूर हो गए, ये लेबर वर्ग है जो काफ़ी सपोर्ट करता है, वही बात। तो दूसरी बात ये कि अगर आप देखें, जो आपने कहा कि मजदूरों की हालत, जब कोरोना समय था तो मजदूरों को कोई मदद नहीं मिल पा रही थी, तो एक PIL दाखिल हुई हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने पूछा कि सरकार के पास कि आपने वेलफेयर बोर्ड बनाया हुआ है, जब आप सेस लेते हैं तो पैसा खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं आप मजदूरों के लिए, जो अभी कहीं कुछ काम नहीं कर पा रहे, जिनका परिवार चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो आमदनी करते हैं और जितना कुछ दिहाड़ी करते हैं दिन भर और फिर जाके घर चलाते हैं, उनके पास कोई सेविंग तो होती नहीं है। उस हाई कोर्ट के कहने के बाद 35,000 मजदूरों को सरकार ने 5,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये। अगर वही बात है कि अगर आपके पास पैसा है, आपके मद में 3,000 करोड़ के ऊपर ज़्यादा पैसे हैं, पता है आपको कि कोविड में मजदूरों की हालत ख़राब है, उनके पास आमदनी नहीं है, तो हाई कोर्ट का इंतज़ार क्यों किया जा रहा है कि उनको आप मदद देंगे? तो ये दिखाता है कि सरकार की प्रायोरिटीज़ में क्या है। मतलब
आप बोले ना वोट बैंक है, लेकिन सरकार के प्रायोरिटी में कहीं दिखाता है कि ये प्रायोरिटी में थोड़ा नीचे आते हैं, मतलब उससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सरकार वो चाहती है पहले करना। जो विज्ञापन देने के लिए हमेशा आगे रहने वाली सरकार जो है दिल्ली की, उसने इस संबंध में विज्ञापन भी नहीं दिया, जबकि कहा गया था विज्ञापन देना है। भारत सरकार ने तो इंग्लिश में विज्ञापन दे दिया था मजदूरों के लिए। मुझे याद पड़ रहा है कि जब माइग्रेंट मजदूर कोविड के बाद जी हाँ, जा रहे थे मेन घर, रोड तो अंग्रेजी में विज्ञापन छपा था कि मजदूर अब जहाँ हैं फ्रंट पेज वहीं पे रहें, छपा फ्रंट था। पेज पे। हाँ, तो खैर, तो लिसनर, वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए newslaundry.com पर जाएं और सुने और अपनी राय दें। साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।